और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें कि एनआईए ने छापेमारी की है। 100 से ज्यादा लोकेशंस पर एनआईए ने छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, मध्य प्रदेश में छापेमारी की गई है। एनआईए के सूत्रों के हवाले से खबर है कि खालिस्तानी आतंकियों और टेरर फंडिंग से यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है। तो आपको बता दें कि देश के मुख्तलिफ लोकेशंस पर 100 से ज्यादा जगहों पर एनआईए ने छापेमारी की है। खालिस्तानी फंडिंग को लेकर यह छापेमारी की गई है। एनआईए की बड़ी कार्रवाई से बताया जा रहा है। कहा जा रहा है देश भर में 100 से ज्यादा लोकेशंस पर यह बड़ी कार्रवाई एनआईए की तरफ से की गई है। और यह भी बताया जा रहा है कि दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, मध्य प्रदेश में खासतौर से छापेमारी की गई। यहां पर फोकस किया गया है। एनआईए के सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है और बताया गया है कि खालिस्तानी आतंकियों और टेरर फंडिंग से यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है। और इसी पर अपडेट लेने के लिए सीधे दिल्ली का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी इस पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको शंकर आनंद हमारे सहयोगी इस पर जुड़े हुए हैं। शंकर आनंद, अब तक क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि सुबह यह खबर आई थी कि 100 से ज्यादा लोकेशंस जो देश भर के अलग अलग लोकेशंस हैं वहां पर एनआईए ने रेड किया है। अब तक इस छापेमारी से क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए, एनआईए के अगर वरिष्ठ सूत्रों की अगर माने तो एनआईए के द्वारा इस वक्त में तकरीबन 122 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और हालांकि शुरुआती दौर पे ये जानकारी मिली थी कि 100 लोकेशन, लेकिन अब ये बढ़ करके 122 हो चुका है। और ये 6 राज्यों में इसका दायरा फैला हुआ है, जिसमें कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से इस मामले में अगर बात है, हालांकि कुछ लोकेशन हिमाचल का भी इसमें जुड़ा हुआ है और हिमाचल में भी 1-2 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन के किए जाने की जानकारी मिल रही है। और जिस तरह से एनआईए के द्वारा साल 2022 में एक एफआईआर रजिस्टर किया गया था, जिसका कनेक्शन जो है कई ऐसे आरोपियों के साथ जुड़ा हुआ था जो अवैध तौर पर हथियारों की सप्लाई करते हैं, जो नार्को टेररिज्म में जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही पंजाब वाले इलाके में खास तौर पर जिस तरह से वहां पर अवैध तौर पर हथियारों की खरीद फरोख्त होती थी, जिस तरह से नार्को टेररिज्म को अंजाम दिया जाता था, जिस तरह से टेरर फंडिंग से जुड़े हुए मामले में इन लोगों का कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि देशव्यापी 6 राज्यों में 122 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और सर्च ऑपरेशन के दौरान में उन तमाम जानकारियों को इकट्ठा किया जा रहा है कि किस तरह से एक नेटवर्क बनाया गया था, किस तरह से कई राज्यों में इसके संबंध थे, कई राज्यों में इसके कनेक्शन जुड़े हुए थे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि उन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए 122 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद उन तमाम सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। और इकट्ठा करने के बाद मामले में जल्द ही कुछ आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो और पूछताछ का जो पूछताछ के लिए कई लोगों को नोटिस भेजने की भी तैयारी होगी। लेकिन पूछताछ की प्रक्रिया तकरीबन 1 सप्ताह के बाद स्टार्ट होगी। अभी फिलहाल जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है, सर्च ऑपरेशन के दौरान में तमाम सबूतों को इकट्ठा किया जाएगा। उसके बाद इस मामले में कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है। जी बिल्कुल शंकर आनंद, इससे पहले भी एनआईए की तरफ से इस तरह की रेड होती रही, छापेमारी होती रही है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर जिस तरह से एक साथ पूरे देश में, जिस तरह से आपने बताया कि कुछ राज्य हैं जहां पर खासतौर से फोकस किया गया और वहां पर ये छापेमारी की गई, तो इसे किस तरह से देखा जाए? 122 जगहों पर एक साथ ये छापेमारी की गई है। देखिए, बहुत सारे ऐसे गैंगस्टर हैं जिसका नेटवर्क जो है कई राज्यों में फैला हुआ है। दिल्ली के जिसका वास्ता जो है राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये जो इलाका है ये पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि तमाम राज्यों का बॉर्डर भी आपस में कनेक्ट होता है। और खास तौर पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, तो एक तरह से कह सकते हैं कि इन 5-6 राज्यों में जो एक कनेक्शन है वो एक गैंगस्टर का नेटवर्क है। गैंगस्टर्स को कई बार कहा जाता है कि उस टारगेट किलिंग के मामले को अंजाम देने के लिए कहा जाता है। टारगेट किलिंग के लिए जो नाम दिए जाते हैं उसे उस मामले कि इस बंदे को किसी भी शख्स को किस तरह से घात पहुंचाना है या उसकी हत्या की सुपारी लेना है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इन तमाम मामलों में टारगेट किलिंग, टेरर फंडिंग और नार्को टेररिज्म से अवैध तौर पर पैसे की उगाही और करके उसका फिर टेररिज्म में उसका दुरुपयोग करना, तो ये तमाम जो गंभीरता को देखते हुए इन 6 राज्यों में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और 122 लोकेशंस जो हैं उसमें आरोपी
और इसके साथ में कई ऐसे गैंगस्टर्स हैं, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। गैंगस्टर्स को जो मदद पहुंचाते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई है। बहुत सारे ऐसे लोग जो आम अवैध तौर पर हथियारों की खरीद फरोख्त करते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई है। नार्को टेररिज्म को अंजाम देने वाले जो आरोपी है उससे जुड़े हुए जो उसको मदद पहुंचाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि काफी अरसे के बाद एनआईए के द्वारा एक लार्ज लेवल पे एक कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और निश्चित तौर पे इस मामले पर एनआईए के द्वारा जब औपचारिक तौर पे जानकारी साझा की जाएगी तब निश्चित तौर पे उस वक्त में कई लोगों की गिरफ्तारी की भी खबर सामने आ सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपडेट करने के लिए। तो देश भर में 122 जगहों पर एक साथ एनआईए की बड़ी कार्रवाई की गई। जिस तरह से हमारे सहयोगी शंकर आनंद बता रहे थे कि छापेमारी के बाद जब डिटेल एक तरह से दी जाएगी एनआईए की तरफ से कि कौन कौन से बड़े लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी इस पे हुई है या किन किन लोकेशन पर यह छापेमारी हुई है, तमाम तफसीलात जब निकल कर सामने आएंगी उस वक्त इस पूरी कार्रवाई के बारे में पता चल पाएगा। लेकिन एनआईए के सूत्रों के हवाले से यही खबर इस वक्त आ रही है कि खालिस्तानी आतंकियों और टेरर फंडिंग से यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है, जिसमें देश भर के 122 मुख्तलिफ लोकेशंस पर यह एनआईए की छापेमारी की गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने में तेजी और 100 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर चलेंगी। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने में अब तेजी आई है और यही वजह कि 100 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर अब चलेंगी। पैनिक बटन और लोकेशन सिस्टम से लैस होंगी ये बसें। हंगरी और रूटों पर मिनी बसें भी चलेंगी। श्रीनगर में ये बसें चलेंगी। स्वच्छ वाहन का भी इसमें एक तरह से उपयोग किया जाएगा। तो 100 इलेक्ट्रिक बसें हैं जो श्रीनगर में चलेंगी, क्योंकि श्रीनगर में स्मार्ट सिटी में आता है और स्मार्ट सिटी बनाने में अब एक तरह से तेजी आ रही है, क्योंकि 100 इलेक्ट्रिक बसें श्रीनगर शहर में चलेंगी। पैनिक बटन और लोकेशन सिस्टम से ये बसें लैस होंगी और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि श्रीनगर में 100 बसें चलेंगी। ये इलेक्ट्रिक बसें होंगी जो श्रीनगर में चलेंगी और इसके अलावा आपको बता दें कि मिनी बसें भी श्रीनगर में चलेंगी। तो स्मार्ट सिटी, श्रीनगर स्मार्ट सिटी की तरफ एक और बड़ा कदम इसे माना जा सकता है, क्योंकि अब 100 इलेक्ट्रिक बसें श्रीनगर सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। और चलिए इसी खबर पर और बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी सरोज हमारे साथ जुड़े हुए। सरोज, श्रीनगर वालों के लिए एक अच्छी और बड़ी खबर है और यह भी हम कह सकते हैं कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी की तरफ एक और बड़ा कदम माना जाए, क्योंकि अब 100 इलेक्ट्रिक बसें श्रीनगर की सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल हुरैरा, सही कह रहे हैं आप। आपको बता दूं कि 2 दिन पहले जो यहाँ पे एक बैठक हुई थी जिसमें डिविजनल कमिश्नर थे श्रीनगर के मोहम्मद एजाज असद और आरटीओ श्रीनगर के सईद शहनवाज थे। उन्होंने एक बैठक बुलाई थी जहाँ पे जितने भी जम्मू कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी बुलाया गया था और उस मीटिंग में यही डिस्कस हुआ था कि बढ़ते ट्रैफिक को देख स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 100 नई बसेज जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। आपको बता दूं कि उसमें से लगभग 30 बसेज ऑलरेडी इस वक्त रोड पे चल रही हैं। एक बस हमारे पीछे भी आप देख सकते हैं खड़े हैं। और उसके मजीद ये डिसाइड हुआ है कि कई सारे ऐसे हंगरी रूट्स हैं हुरैरा जिन पे मिनी बसेस जो हैं उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉनिक होगी, कुछ नॉर्मल होंगी, वो इंट्रोड्यूस की जाएंगी। और मैं आपको बता दूं कि ये बसेस जो हैं ये हाईली इक्विप्ड बसेस रहेंगी। अगर आपको कहीं पे रुकना है तो आपकी सीट के सामने ही एक बटन है जिसको आप स्टॉप बटन कह सकते हैं, उसको आप दबाएंगे, आपके ड्राइवर को इंडिकेशन हो जाएगी और आप रुक जाएंगे। और उसके मजीद अगर आपके फैमिली मेंबर्स हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं उनको आप लाइव ट्रैकिंग, जो इस पे ऑप्शन रखा हुआ है इन्होंने लाइव ट्रैकिंग डिवाइस का, वो भी आप अटैच कर सकते हो और आपको पता लग सकता है कि बस का रूट जो है वो अभी कहां है, कितनी देर में आप तक पहुंच रही है। और उसके मजीद आपको बता दूं कि जो ये 200 मिनी बसेज है, मिनी बसेज और मिनी ऑटोज हैं जो कुछ हंगरी रूट्स हैं यहाँ के, वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे। और वो जो उसका ट्रायल है, ट्रायल राउंड जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। बता दूं आपको कि कुछ मिनी बसेज इस वक्त ऑलरेडी रोड्स पे हैं। कई सारे लोगों की ये शिकायतें रहती थी कि उनके पास जो बसेज सर्विस है या आपको बता दूं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी काफी दिक्कतें रहती थी। तो पब्लिक जो है इस वक्त वो भी काफी खुश है इस डिसीजन से। और इसके मजीद काफी सारे यहाँ पे जो डेवलपमेंट है स्मार्ट सिटी के तहत, मैं आपको बता दूं कि एक रोड साइड पार्किंग भी अभी नई जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए। रोड साइड पार्किंग में जो
काफ़ी ज़्यादा पार्किंग का इशू रहता था। तो रोड साइड पार्किंग में ये रहेगा कि अगर आपके पास आपकी गाड़ी है, आपकी कोई भी व्हीकल है, आप उसको रोड साइड पार्क कर सकते हो और आप उसको घंटे के हिसाब से जो आपका चार्ज होता है वो चार्ज आपको देना पड़ेगा। जी हुरैरा। बिल्कुल सरोज, एसआरटीसी ने इसे इंट्रोड्यूस तो करा दिया है, लेकिन किस डेट से, किस तारीख से बाकायदा इनका संचालन होगा और कब ये श्रीनगर की सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएंगी? कितना और इंतजार करना पड़ेगा श्रीनगर वालों को? देखिए हुरैरा जी, देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे पीछे कुछ बसेज हैं, ईवी बसेज है, ये वही बस है जो 100 बसेज जो हैं वो इंट्रोड्यूस की जा रही थी, उन्हीं में से एक बस है। करीबन 30 बसेज, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, ऑलरेडी इस वक्त रोड्स पे चल रहे हैं। और जब ये मीटिंग बिठाई गई थी उसमें डीसी ने क्लियरली कहा था कि हम देख रहे हैं कि रिस्पॉन्स कैसा रहेगा, उसी रिस्पॉन्स के हिसाब से फिर बाकी 70 गाड़ियां जो है वो भी रोड पे आपको दिख जाएंगी और मिनी बसेज और मिनी ऑटोज जो है वो भी आपको रास्ते पे दिखेंगे। आपको यहाँ पे बता दूं कि टाटा जो है, टाटा के साथ यहाँ पे टाई अप होगा, उनकी गाड़ियां होंगी और उन्हीं की जो ये बेसिक फैसिलिटीज है इन सारी गाड़ियों में ये प्रोवाइड की जाएगी, जिसके बारे में हम अभी आपसे बात कर रहे थे। तो टाटा के साथ इनका टाई अप होगा। और आपको बता दूं कि जो ट्रायल रूट है, ट्रायल रूट ऑलरेडी कई सारे ऐसे ट्रायल रूट्स है। मैं आपको बता दूं दरगाह हजरत बल है, चाडूरा का रोड है, या आप बता दें आउटस्कर्ट्स जो पामपुर का रोड है, उस पर ऑलरेडी इस वक्त ये बसेस चल रही हैं। जी हुरैरा। बिल्कुल सरोज, एक आखिरी सवाल, क्योंकि इन बसों के आने से जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक बस हैं, पॉल्यूशन में बहुत ज्यादा एक तरह से कमी होगी और इसके अलावा अगर बात की जाए तो लोगों को अप डाउन में एक तरह से आसानी हो जाएगी। और तीसरी चीज ये कि ट्रैफिक में भी एक तरह से कमी आएगी। लोग जो ऑफिसेस के लिए अपनी गाड़ियों से निकलते हैं, अपने व्हीकल से निकलते हैं, उनको भी अब इसमें एक तरह से आसानी होगी इन बसों के आने के बाद। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ गया है। अभी आपने देखा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से पहले जो है रोड्स वही थे जो आज से 30-40 साल पहले बने थे। हालांकि अब रोड्स जो हैं नए रोड्स बन रहे हैं, लेकिन उसके मजीद जो है काफ़ी सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से पहले बता दूं आपको कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती थी यहाँ पे। कई सारे ओल्ड व्हीकल्स हैं यहाँ पे, जो मेटाडोर्स हैं, माजदाज हैं जो यूज़ की जाती थी, पुरानी सुमोज जो हैं वो यूज़ की जाती थी। इससे ये फ़ायदा होगा। इसका मेन रीज़न ये भी है, जब हमारी डीसी से बात हुई थी उन्होंने कहा था कि कार्बन एमिशन को कर्ब करने के लिए ये गाड़ियां जो है ये अपना रोल बहुत बढ़िया तरीके से निभाएंगी। तो वो भी एक आप कह सकते हैं कि वो कंसिडरेशन की गई है कि कार्बन एमिशन को कर्ब करने के लिए। और जैसा अभी आपने कहा कि कई सारे लोग हैं जो प्रेफर करते हैं कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले, क्योंकि बढ़ते हुए ट्रैफिक जैम की वजह से वो अपनी गाड़ियां या पार्किंग के इश्यूज की वजह से वो अपनी गाड़ियां घर से बाहर नहीं निकाल पाते हैं। तो इन गाड़ियों के आने से कह सकते हैं आपकी काफी ज्यादा सुविधा होगी। आपने देखा होगा दिल्ली या बॉम्बे जैसी जगहों पे जहां पे लोकल ट्रांसपोर्ट जो है उसका काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोकल्स जो हैं, और खास तौर से ऐसी फैसिलिटीज के साथ, जैसा मैंने आपसे कहा कि इसमें ट्रैकिंग डिवाइस है, आपका स्टॉप का बटन है और आपके पास कई सारी और इम्यूनिटीज हैं जो इन बसेस में प्रोवाइड की जाएगी, तो जाहिर सी बात है लोगों के लिए काफी इजी हो जाएगा। जी हुरैरा। बहुत बहुत शुक्रिया सरोज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो श्रीनगर वालों के लिए एक अच्छी खबर है कि श्रीनगर में भी अब इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती हुई नजर आएंगी। हालांकि पहले फेज में 30 बसें इस तरह की चल रही हैं और अब 70 बसों को इस बेड़े में एक तरह से और शामिल किया जाएगा और अब 100 इलेक्ट्रिक बसें श्रीनगर की सड़कों पर चलती हुई नजर आएंगी। श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने में अब एक तरह से तेजी नजर आ रही है और इसे भी स्मार्ट सिटी की तरफ एक और बड़ा कदम माना जा रहा है। तो ऐसे में 100 इलेक्ट्रिक बसें जो श्रीनगर शहर में दौड़ेंगी, जिससे लोगों के आमदोरफ्त में भी एक तरह से आसानी हो जाएगी और ऑफिसेज या स्कूल जाने वाले जो स्टूडेंट हैं, आमतौर से डेली सर्विस करने वाले जो लोग हैं, उन्हें भी काफी ज्यादा आसानी एक तरह से होगी इन बसों के चलने के बाद। तो चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। ये खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। G20 बैठक 22 मई से 24 मई तक। G20 बैठक पर सबकी निगाहें, आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाने की उम्मीद। श्रीनगर में G20 समिट के खिलाफ साजिश रच रहा है पाकिस्तान। सूत्रों के मुताबिक सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने वाले 100 लोगों के प्रोफाइल और नंबर का पता चला।
श्रीनगर में G20 शिखर सम्मेलन के खिलाफ पाकिस्तान के अभियान पर अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता नूर मोहम्मद ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर श्रीनगर में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित करना कश्मीर। और चलिए इस वक्त जम्मू से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि जम्मू में आज बीजेपी की अहम मीटिंग है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रभारी तरुण चुग भी इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। इनके अलावा रविंदर रैना सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तरुण चुग बैठक को संबोधित भी करेंगे। तो आज कई अहम एजेंडे इस मीटिंग में उठ सकते हैं। जम्मू में आज बीजेपी की अहम बैठक होने वाली। जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रभारी तरुण चुग भी इसमें शिरकत करेंगे और बताया जा रहा है कि पार्टी के कई बड़े नेता भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। तरुण चुग बैठक को संबोधित करेंगे। तो जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात और इसके अलावा चुनावी माहौल को देखते हुए इस मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। शिमला के राज्य सचिवालय में आज दोपहर 3 बजे सुक्खू कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। जी हां, इस बैठक में नई भर्तियों को लेकर कैबिनेट फैसला ले सकती है। साथ ही सीएम सुक्खू की ओर से कई घोषणाओं पर कैबिनेट की मोहर भी लग सकती है। तो हिमाचल में आज कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि शिमला के राज्य सचिवालय में आज दोपहर 3 बजे सुक्खू कैबिनेट की यह अहम बैठक होगी। इस बैठक में नई भर्तियों को लेकर कैबिनेट बड़ा फैसला ले सकती है। साथ ही सीएम सुक्खू की ओर से कई और घोषणाओं पर कैबिनेट की मोहर भी लग सकती है। तो दोपहर 3 बजे कैबिनेट की यह अहम बैठक होगी। राज्य सचिवालय में यह बैठक बुलाई गई है जिसमें अहम कैबिनेट बैठक होगी। नई भर्तियों को लेकर इस पर फैसला हो सकता है। सीएम सुक्खू की घोषणाओं पर इस कैबिनेट मीटिंग में मोहर भी लग सकती है। तो दोपहर 3 बजे हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। राज्य सचिवालय में यह बैठक होगी। कई अहम मुद्दों पर कई चर्चा होगी इस बैठक में। और इसके अलावा जो सबसे अहम है कि भर्तियों पर इस मीटिंग में कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। और इसके अलावा सीएम सुक्खू की जो घोषणाएं हैं उस पर भी इस कैबिनेट मीटिंग में मोहर लग सकती है। तो दोपहर 3 बजे राज्य सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है। आपको बताते चले कि कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी इस बैठक में। और खासतौर से कहा जा रहा है कि नई भर्तियों को लेकर इस बैठक में कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। और इसके अलावा सीएम सुक्खू की जो घोषणाएं हैं उसे लेकर भी कोई बड़ा फैसला किया जा सकता है और उस पर इन घोषणाओं पर एक तरह से मोहर लग सकती है। तो दोपहर 3 बजे यह कैबिनेट बैठक होगी। चलिए श्रीनगर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां G20 सम्मेलन को लेकर सतर्कता सख्त कर दी गई है। सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त की गई है। सीसीटीवी और ड्रोन से नजर रखी जा रही है। शहर की अहम सड़कों पर चेकिंग की जा रही है। आपको बताते चलें कि 22 से 24 मई को श्रीनगर में G20 सम्मेलन है और 22 से 24 के दरमियान ही यहां पर बैठक होगी। श्रीनगर और गुलबर्ग में यह अहम बैठक होने वाली है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि G20 को लेकर जहां पूरे जम्मू कश्मीर में एक उत्साह है, खुशी है, वहीं पर सिक्योरिटी को लेकर चाको चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सतर्कता बरती जा रही है। सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं। सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए से हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। जगह जगह पर नाके और चौकियां बनाई गई हैं जिससे सड़कों पर चलने वालों की चेकिंग की जा सके। 22 से 24 मई को श्रीनगर में G20 सम्मेलन होने वाला है जिसमें 20 ममालिक के डेलीगेशन शामिल होंगे। इसके अलावा पूरी दुनिया की नजर जम्मू कश्मीर पर होगी। पूरी दुनिया का जो मीडिया होगा वो एक तरह से जम्मू कश्मीर में होगा। और यह भी माना जा रहा है कि G20 की इस बैठक के बाद जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को भी एक बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन इससे पहले क्योंकि 22 तारीख से ये बैठक होने वाली है, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है और सिक्योरिटी के चाको चौबंद इंतजाम किए गए हैं। 22 से 24 मई तक 3 दिन ये बैठक होनी है। सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं। श्रीनगर और गुलमर्ग में ये बैठक होनी है
जिसे लेकर सीसीटीवी और ड्रोन से हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा डल झील की अगर हम बात करें तो डल झील में पानी पर भी सिक्योरिटी के सख्त और बंदोबस्त किए गए हैं, इंतजामात किए गए हैं, क्योंकि जो डेलीगेशंस आएंगे वो डल झील का भी नजारा करेंगे और ऐसे में डल झील और इसके आसपास भी सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। तो G20 सम्मेलन को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है, सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं, सीसीटीवी और ड्रोन से नजर रखी जा रही है, शहर की अहम सड़कों पर चेकिंग की जा रही है। 20 से 24 मई को श्रीनगर में G20 सम्मेलन होना है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि शिमला के राज्य सचिवालय में आज दोपहर 3 बजे सुक्खू कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में नई भर्तियों को लेकर कैबिनेट फैसला ले सकती है। साथ ही सीएम सुक्खू की ओर से की गई घोषणाओं पर कैबिनेट की मोहर भी लग सकती है। तो राज्य सचिवालय में ठीक 3 बजे ये बैठक होगी और इस बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। सीधे हम शिमला का रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, आज फिर कैबिनेट की एक अहम बैठक होने वाली है। सबकी नजरें इस बैठक पर लगी हुई हैं कि कैबिनेट की इस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। बिल्कुल अबू, महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक है, खासकर मुख्यमंत्री के उस बयान के बाद जब उन्होंने कहा था कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है और कुछ कठोर कदम उठाए जा सकते हैं, इसलिए प्रदेश की जनता को आगामी 6 महीनों में कुछ बड़े फैसलों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो अब कैबिनेट की बैठक है, उसके बाद पहली कैबिनेट की बैठक है और लंबे समय के बाद ये कैबिनेट की बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह का कर्नाटक दौरा हुआ, उसके बाद दिल्ली में रहे और कई केंद्रीय नेताओं से उन्होंने मुलाकात की, चाहे कांग्रेस हाईकमान के नेता थे या फिर केंद्रीय मंत्री थे। कई इसके अलावा 2 कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री के साथ यहाँ से गए थे, उन्होंने भी दिल्ली में जाकर कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात की, अपने अपने विभागों को लेकर चर्चा की। तो ये तमाम जो चर्चा हुई है दिल्ली में केंद्रीय सरकार के साथ, कांग्रेस हाईकमान के साथ, और फिर इसके बाद नगर निगम शिमला में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। इन तमाम बड़ी घटनाओं के बाद आज जाकर अब कैबिनेट की बैठक हो रही है। ऐसे में कई बड़े फैसले इस कैबिनेट की बैठक में हो सकते हैं, चाहे फिर रोजगार को लेकर हो या फिर कोई पॉलिसी मेकिंग हो, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब सरकार की फाउंडेशन रखी जाएगी, क्योंकि कोई बड़ा चुनाव अभी नहीं है। तो ऐसे में अगले 4 साल सरकार क्या रोड मैप तैयार करेगी, किन मुद्दों के ऊपर काम करेगी, वो इन्हीं 1-2 महीने के अंदर तय होगा। और जो कठोर फैसले इस सरकार के द्वारा लिए जाएंगे वो भी इसी साल लिए जाएंगे, क्योंकि अगले साल फिर से लोकसभा चुनाव हैं। तो ऐसे में चुनावों में सरकार को जाना होगा, उस वक्त कड़े फैसले नहीं हो सकते। यही समय है जब कड़े फैसले होंगे और आज से इसका दौर भी शुरू होने की उम्मीद है। तो ऐसे में कई अहम निर्णय इस कैबिनेट की बैठक में हो सकते हैं। हालिया में जो घटनाएं हुई हैं उनको लेकर और इसके अलावा मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें भी चली हुई है, हो सकता है अनौपचारिक तौर पर कैबिनेट की बैठक में। बिल्कुल राजेंद्र, चुनाव के वक्त हमने देखा था कि रोजगार पर काफी ज्यादा फोकस कांग्रेस ने किया था और कांग्रेस की तरफ से कई बड़े वादे किए गए थे। ऐसे में आज कहा जा रहा है कि रोजगार को लेकर और खासतौर से नई भर्तियों को लेकर भी कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, क्योंकि युवा भी अब एक तरह से सरकार की तरफ देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से रोजगार को लेकर कोई कदम उठाए जाए। बिल्कुल अबू, क्योंकि अभी तक वर्तमान सरकार की तरफ से कोई बड़ा रोजगार को लेकर फैसला नहीं लिया गया है। तो ऐसे में जो वायदा कांग्रेस की तरफ से किया गया था चुनावों से पहले, उसको भी इम्प्लीमेंट करना है। और क्योंकि जब सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर जब स्थगित हुआ था, सरकार द्वारा सस्पेंड किया गया था, उसके बाद फिर क्लास 3 क्लास की भर्तियाँ वो भी अटक गई थी। क्लास 2 की काफ़ी भर्तियाँ थी जो वहाँ से होती थी, तो उनको लेकर भी कुछ फैसला हो सकता है। हालांकि
कि कमेटी का गठन किया गया था कि कैसे दोबारा से स्थापित इस बोर्ड को किया जाए। अभी तक कमेटी की तरफ से कोई बड़ा फैसला नहीं आया है, कोई बड़ा फॉर्मेशन नहीं है कि किस प्रकार से दोबारा से बोर्ड का गठन किया जाए ताकि धांधलियां ना हो। तो ऐसे में रोजगार एक बड़ा मुद्दा इस सरकार के समक्ष रहेगा ही जब तक सरकार है, क्योंकि जब गारंटियां दी गई थी तो बात की गई थी रोजगार की, और प्रदेश में क्योंकि साक्षरता दर काफ़ी हाई है तो ऐसे में रोजगार को लेकर भी बड़ी चुनौती प्रदेश सरकार के समक्ष रहने वाली है और उसको लेकर भी कोई रोड मैप तैयार किया जा सकता है। इसके अलावा प्री प्राइमरी टीचर्स को लेकर अटकलें लगाई जा रही है कि उसको लेकर भी सरकार कैबिनेट में कुछ फैसला कर सकती है। हालांकि इंतजार केंद्र की तरफ से जो बातचीत शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की दिल्ली में हुई थी उसके बाद फिर ऑफिशियल लेटर का इंतजार किया जा रहा है केंद्र की तरफ से, उसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन हो सकता है कि कैबिनेट इस संबंध में भी कोई बड़ा निर्णय ले सकती है। इसके अलावा छोटे छोटे रोजगार की बहुत सी पोस्टें रिक्त पद हिमाचल प्रदेश में चल रहे हैं अनेक सरकारी विभागों में, तो उनको भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। और अनौपचारिक तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें डिस्कस हो सकते हैं, चाहे फिर वो चेयरमैन या बोर्ड निगमों के अध्यक्ष चेयरमैनों की बात है, उनको लेकर भी हल्की फुल्की डिस्कस हो सकती है। इसके अलावा रोजगार एक इम्पॉर्टेंट इशू रहेगा ही कैबिनेट की बैठक में, और कोई कड़ा फैसला भी सरकार की तरफ से लिया जा सकता है। राजेंद्र, दो चीजें, एक तो सरकार को अपने चुनावी वादे एक तरह से पूरे भी करने हैं क्योंकि सरकार बार बार कहती रही कि वो अपने वादों को पूरा करेगी, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो सरकार का जो सरकारी खजाना है वो एक तरह से खाली है या खस्ता हाल है। तो ऐसे में सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज थे और यही वजह कि बार बार कैबिनेट की इस तरह की बैठकें हो रही हैं। बिल्कुल, और कैसे अब रेवेन्यू को जनरेट करना है, क्योंकि प्रदेश सरकार की तरफ से कोशिश की गई थी वाटर सेस लगाने की, उसको लेकर केंद्र सरकार ने भी रुख स्पष्ट कर दिया है। जो पड़ोसी राज्य हैं जिनको वाटर सेस देना है उनकी तरफ से भी लगभग साफ तौर पर मनाही कर दी गई है। तो ऐसे में अब प्रदेश सरकार किस दिशा में आगे बढ़ेगी वो डिस्कस भी आज होनी है। क्या कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट प्रदेश सरकार जाएगी, या फिर कौन सा रुख इख्तियार करेगी, कौन सा रास्ता निकल सकता है इसको लेकर, या फिर पॉलिटिकल दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि पिछले दिनों जब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश आए थे नगर निगम चुनावों के प्रचार में, तो उन्होंने स्पष्ट इस बात को कर दिया था कि केंद्र सरकार इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकती और स्पष्ट तौर पर मनाही केंद्र की तरफ से कर दी गई थी। तो अब ये बड़ी चुनौती हिमाचल सरकार के पास है कि जो निर्णय उन्होंने लिया है हिमाचल की आय को बढ़ाने का और वाटर सेस लगाने का, तो उसके ऊपर किस रुख को अब अपनाया जाएगा, क्योंकि अधिकांश कंपनियों की तरफ से जो हाइड्रो पावर जनरेट करती हैं हिमाचल प्रदेश में, उनकी तरफ से अभी तक एक्सेप्टेंस लेटर नहीं दिया गया है प्रदेश सरकार के समक्ष, और उसको लेकर भी सरकार की तरफ से बार बार रिमाइंडर इन कंपनियों को दिया जा रहा है। एक चुनौती अब सरकार के समक्ष ये भी है कि इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, और दूसरा जो अन्य सोर्सेज हैं वहाँ से कैसे अब इनकम को बढ़ाया जाएगा हिमाचल प्रदेश की, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री इस बात का जिक्र करते आ रहे हैं पिछले जब से सरकार बनी है कि आय के साधन हिमाचल प्रदेश में बहुत लिमिटेड हैं और खजाना भी खाली है। तो ऐसे में बड़ी चुनौती है। इसके अलावा कर्मचारियों की देनदारी हिमाचल सरकार के समक्ष बनी हुई है, युवाओं को रोजगार देना है, तो तमाम ऐसे इश्यूज हैं और राजनीतिक घटनाक्रम तो लगातार जारी हैं। ये उम्मीद की जाती है कि जब भी कैबिनेट की बैठक होती है तमाम मंत्री मौजूद रहते हैं, तो ऑफिशियल एजेंडे के अलावा अनौपचारिक तौर से नगर निगम का गठन भी किया गया, तो राजनीतिक चर्चाएं जरूर होती है पॉलिटिशियंस के बीच में, कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हम कह सकते हैं अनौपचारिक रूप से रहेगा। बिल्कुल राजेंद्र, यानी आज की ये बैठक काफी अहम है और यही वजह है कि सबकी नजरें इस बैठक पर टिकी हुई हैं कि आज की कैबिनेट बैठक में किन किन मुद्दों पर सरकार फैसला लेती है या कौन कौन से अहम फैसले एक तरह से निकलकर सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए। तो चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। ये खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। G20 बैठक 22 मई से 24 मई तक। G20 बैठक पर सबकी निगाहें आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाने की उम्मीद। श्रीनगर में G20 समिट के खिलाफ साजिश रच रहा है पाकिस्तान। सूत्रों के मुताबिक सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने वाले 100 लोगों के प्रोफाइल और नंबर का पता चला।
श्रीनगर में G20 शिखर सम्मेलन के खिलाफ पाकिस्तान के अभियान पर अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता नूर मोहम्मद ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर श्रीनगर में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित करना कश्मीरी लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है तो हमें पाकिस्तान या किसी और देश से कोई सरोकार नहीं है। पाकिस्तान के हालात कैसे हैं सब जानते हैं। निदेशक शहरी स्थानीय निकाय कश्मीर का कहना है कि G20 बैठक को लेकर विभाग की ओर से काफी कदम उठाए जा रहे हैं। चलिए ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। इस वक्त आपको बता दें कि ठग किरण पटेल से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। गुजरात के ठग किरण पटेल से जुड़ा यह पूरा मामला है। किरण पटेल के 2 सहयोगी गवाह बने हैं। अभियोजन पक्ष के गवाह अमित हितेश पांड्या और जय शिवजी सीतापारा गवाह बने हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पटेल के खिलाफ इन्हें गवाह बनाया है। पटेल को मार्च में श्रीनगर में गिरफ्तार किया गया था। पीएमओ का अधिकारी बनकर ठगी कर रहा था पटेल। तो किरण पटेल के 2 सहयोगियों को इसका गवाह बनाया गया है। आपको बताते चलें कि गुजरात के ठग किरण पटेल से पूरा मामला जुड़ा हुआ है। किरण पटेल के 2 सहयोगी गवाह बने हैं इस मामले में। अभियोजन पक्ष के गवाह अमित हितेश पांड्या और जय शिवाजी सीतापारा गवाह बने हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पटेल के खिलाफ इन्हें गवाह बनाया है। पटेल को मार्च में श्रीनगर में गिरफ्तार किया गया था, जहां वो पीएमओ का अधिकारी बनकर ठगी कर रहा था। और चलिए इसी खबर पर और बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी शब्बीर मीर श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शब्बीर, अब जो खबर आ रही है किरण पटेल को लेकर कि इस मामले में उसके ही 2 सहयोगियों को एक तरह से गवाह बनाया गया है, पूरी खबर क्या है? देखिए, ये एक चार्जशीट फाइल किया गया 2 मई को। जी। ये जो 2 अफराद हैं अमित और सीतापारा, ये 2 साथी थे। जब पकड़ा गया था किरण पटेल तब ये उसके साथ थे। ये इनको भी गिरफ्तार किया गया था 3 मार्च को। जब इनको गिरफ्तार किया गया, इब्तदाई पूछताछ हुई, किरण पटेल को तो गिरफ्तार किया गया, इनको छोड़ दिया गया था। उसके बाद थोड़ा सा इस पे हंगामा भी हुआ जब ये मामला पूरा खुला कि क्या है। फिर गुजरात पुलिस की जो कार्रवाई हुई उसमें उन 2 को भी लाया गया, पूछताछ उनसे भी हुई। अब जो चार्जशीट दाखिल हुई है उसमें प्रोसिक्यूशन विटनेस इन 2 को शामिल किया गया है। प्रोसिक्यूशन विटनेस क्योंकि अमित हितेश पांड्या की आपको पता है, वो हितेश पांड्या जो एडिशनल पीआरओ थे, जो गुजरात सीएम में वो रिजाइन कर चुके हैं, वो इसी वजह से रिजाइन कर चुके हैं जी। इन 2 लोगों ने इब्तदाई तौर पे ये कहा था कि वो वहां रहते थे, उन्हें नहीं पता किरण पटेल का क्या मामला है, तो उनको छोड़ दिया गया था। लेकिन बाद में ये पता चला कि ये उसके साथ थे और उनके मुताबिक जो उन्होंने चार्जशीट में जो दाखिल किया गया उनके मुताबिक किरण पटेल ने उन्हें यह कहा था कि वो यहाँ उनकी इन्फ्लुएंस है और वो उनके बिजनेस को यहाँ एक्सपेंड करेंगे उनके कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, जो गवर्नमेंट में उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, ये चार्जशीट में कहा गया है। और उस वजह से वो विटनेस बने हैं। इसमें 2 और विटनेस भी हैं जो उस वक्त के पुलवामा के डीसी हैं, जो अभी केपीडीसीएल में है, जिनको ट्रांसफर किया गया है, वो भी विटनेस है। और सिक्योरिटी J&K पुलिस की जो सिक्योरिटी विंग है उसकी एक एसपी है, वो भी अभी विटनेस ही है, क्योंकि इनको जो दी गई थी वो सरकारी सिक्योरिटी विंग से उनको सिक्योरिटी मिली थी, बाकायदा बीपी गाड़ियां मिली थी, गार्ड्स मिले थे, उस पर खर्चा भी काफ़ी हुआ है, वो भी उसमें डिटेल्स हैं। लेकिन उसके खिलाफ जो पुलिस सिक्योरिटी का एसपी है उसके खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं, वो भी विटनेस इस केस में ज़रूर हैं। इसके अलावा हुआ यह है कि जो चार्जशीट में बातें दर्ज की गई हैं वो ये है कि किरण पटेल ने असल में यहाँ पे अपना दबदबा दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि उसका असर यहाँ पे है और पुलिस जो आला अफसर हैं गवर्नमेंट के, वो उसके कांटेक्ट में है, ये दबदबा दिखाने के लिए उसने ये सिक्योरिटी अरेंज करवाई थी। लेकिन बाकी मामलों पे सिक्योरिटी कैसे मिली, कैसे प्रोटोकॉल के बगैर मिली, इस पे कोई चीज साफ नहीं है। यह कहा गया है कि जब किरण पटेल यहां आया तो उसने अपना इंट्रोडक्शन यहां पे एक त्रिलोक सिंह, मैंने आपको याद होगा जब मैंने स्टोरी पहली बार की थी तो हमने पहले जिक्र आम जो लोग हैं वो एक शख्स का जिक्र कर रहे थे, हमने इन 4 का जिक्र किया था। त्रिलोक सिंह एक और शख्स है जिसके साथ मेरी मुलाकात भी हुई जब वो थाने में था, तो उसका कहना था कि वो कोई ऑर्गेनाइजेशन यहां चलाते हैं, वो उसमें शामिल है और ये चूंकि गुजरात से ही है किरण पटेल, तो इन्हें
उन्होंने बताया था कि ये जी एक सरकारी पीएमओ से आए हैं, तो इस वजह से उसका कांटेक्ट है। उसका कहना था कि उन्होंने जो कहा था कि उसका कोई और इसमें शामिल ताल्लुक नहीं है, और चार्जशीट में भी ऐसा कुछ उसके बारे में लिखा नहीं गया है। चार्जशीट में जो धाराएं लगी हैं वो यही फोर्जरी की हैं, जिससे आपको मालूम है फोर्जरी की है, चीटिंग की है। और कहा यह गया है कि ये शख्स यहाँ पे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स को थ्रू करवाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था अपना ये दबदबा और अपने कॉन्ट्रैक्ट्स जो इसके मुताबिक थे, और उसके जरिए ये कमीशन हासिल करना चाहता था। ये भी जिक्र नहीं है कि ये इसने क्या कुछ लोगों से पैसे लिए हैं, इसका कोई अभी तक जो हमारी जानकारी है चार्जशीट में इसका जिक्र नहीं है। लेकिन उसमें बाद में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जोड़ा गया, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी ये जाहिरी तौर पे थी। एक और चीज जो चार्जशीट में शामिल नहीं है वो ये है कि ये उड़ी किस गर्ज से गया था, क्योंकि बहुत सेंसिटिव जगह है ये। एलओसी के नजदीक गया, किस गर्ज से गया इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। फिलहाल इनको विटनेस बनाया गया है, और इस मामले में जैसा आपको पता है कि जिसने वो कार्ड बनाए थे पीएमओ ऑफिस के, जिसने वाकई कार्ड बनाए थे, वो एक कंप्यूटर ऑफिस शॉप का या कंप्यूटर सेंटर का एक शख्स है जो सेल्समैन है वहां। चार्जशीट में यह कहा गया है कि वो उसके कांटेक्ट में था बराबर, लेकिन अभी तक उसकी क्या इस क्राइम में क्या उसकी शमूलियत है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। शब्बीर, क्योंकि ये पूरे मामले की जांच श्रीनगर से कश्मीर से लेकर गुजरात तक एक तरह से जांच चल रही है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जांच जो एजेंसियां हैं वो कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही कि कहीं पर कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला है ये। जी बिल्कुल, ये बहुत ही सेंसिटिव मामला, क्योंकि अभी जो G20 की हम बात करें, G20 कुछ ही दिन में होना है, जिस एरिया में होना है उसके बिल्कुल बगल में ये 5 स्टार होटल है, वहां पे इतने दिनों से रह रहा था। मैंने आपको बताया कि जब इसे गिरफ्तार किया गया है उससे पहले ये कई बार आ चुका था। ये अक्टूबर से इसने कई बार ये कश्मीर आ चुका था, कई बार ये अफसरान से मिला था, टॉप अफसरान से मिला था। टॉप इन द सेंस जो मिडिल रंग ऑफिसर है, जैसे डीसी लेवल के अफसरान हैं, या जैसे इसको सिक्योरिटी मिली थी, उस बारे में अभी तक चार्जशीट में जिक्र नहीं है। लेकिन एक जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें उनके नाम से कुछ नहीं है, वो हाँ विटनेस जरूर हैं, लेकिन ये भी नहीं कहा, जैसे मैंने आपको बताया, ये भी नहीं कहा गया है कि आखिर बगैर किसी इंफॉर्मेशन के, बगैर किसी बाज़ाब्ता प्रोटोकॉल दर्ज होने के इसको सिक्योरिटी से एक जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की सिक्योरिटी विंग से सिक्योरिटी कैसे मिली, और इतना फ्री हैंड कैसे मिला कि ये इतनी जगहों पे आराम से जाता रहा बगैर किसी इंफॉर्मेशन के। और जब बाकी सीआईडी ने फिर वेरिफिकेशन करके इसको जब गिरफ्तार किया, तब तक ये कई बार कश्मीर आ चुका था और यहां रह चुका था। तो इस मामले में उन्हें भनक क्यों नहीं थी? हालांकि यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में खास तौर पे अगर कश्मीर की बात करें, यहाँ पे मल्टीपल एजेंसीज काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक एजेंसी पे निर्भर है, यहाँ पे बहुत सारी एजेंसीज हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट एरिया है। तो कई चीजें हैं जो चार्जशीट में है, इस पे शिकंजा बिल्कुल, यानी इस पूरे मामले में कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश की जा रही है, और इसी कड़ी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। अब खुद किरण पटेल के सहयोगियों को ही अब एक तरह से इस पूरे मामले में गवाह बनाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर, हमारे साथ डिटेल शेयर करने के लिए, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। चलिए, एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें कि एसआईए ने छापेमारी की है। किश्तवाड़ शहर में एसआईए ने छापेमारी की है, और यह छापेमारी इस वक्त जारी है। टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में यह छापेमारी की गई है। शुरुआती खबर हमें मिल रही कि किश्तवाड़ शहर में एसआईए ने छापेमारी की है, और यह छापेमारी इस वक्त भी चल रही है। टेरर फंडिंग से जुड़ा यह पूरा मामला है। एसआईए ने इस पूरे मामले में छापेमारी की है, और शुरुआती तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जी हां, एसआईए की यह छापेमारी है। किश्तवाड़ के इलाके में छापेमारी की गई है। किश्तवाड़ शहर में एसआईए ने छापेमारी की है, और इस वक्त यह छापेमारी चल रही है। बताया जाता है कि टेरर फंडिंग से जुड़े हुए एसआईए की छापेमारी है। टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ यह मामला है जिसमें एसआईए ने यह छापेमारी की है। तो किश्तवाड़ शहर में एसआईए की छापेमारी, शुरुआती तस्वीर हमारे पास आई है, ये आप देख सकते हैं। टेरर फंडिंग से जुड़े हुए मामले में यह छापेमारी की गई है। इस पर और अपडेट लेंगे हमारे सहयोगी। तो चलिए, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, हिमाचल से बड़ी खबर है। आपको बता दें कि
आईपीएल सीजन 16 के लिए धर्मशाला बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। कल पंजाब आईपीएल सीजन 16 के लिए धर्मशाला पूरी तरह से तैयार है। आपको बताते चलें कि कल पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स के बीच यहां पर मुकाबला होना है। आज दोनों टीमें नेट प्रैक्टिस कर रही हैं, लेकिन बुरी खबर यह है कि अगर मौसम इस मैच में खलल डाल सकता है और दोपहर के बाद बताया जा रहा है कि मौसम का मिजाज कुछ बदल सकता है। लेकिन धर्मशाला में 2 मुकाबले होने हैं और उससे पहले धर्मशाला पूरी तरह से तैयार है। नेट प्रैक्टिस की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स की जो टीमें हैं वो नेट प्रैक्टिस करती हुई और नेट पर पसीना बहाती हुई नजर आई। दोनों मुकाबले दोनों टीमों के लिए बहुत अहम है और यही वजह है कि धर्मशाला पूरी तरह से तैयार है। धर्मशाला के लोग भी पूरी तरह से तैयार हैं इस मैच का आनंद लेने के लिए। लेकिन बताया जा रहा है कि मौसम कुछ खलल डाल सकता है और अगर मौसम ने साथ दिया तो बेहतरीन मुकाबला धर्मशाला में आईपीएल का देखने को मिलेगा। और चलिए आईपीएल के इस मुकाबले को लेकर हमारे सहयोगी विचित्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विचित्र, लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था इस मुकाबले का, वो दिन बिल्कुल करीब आ गया है और कहा जा रहा है कि धर्मशाला आईपीएल मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार है। और बिल्कुल अब देखिए, ये इसी दिन का इसलिए लंबे अरसे से इंतजार था क्योंकि 1 दशक के बाद आईपीएल यहाँ पर हो रहा है। और मैं और आप जानते ही हैं और साथ ही साथ तमाम जो जितने भी हमारे दर्शक है वो सब जानते हैं कि आईपीएल का अपना ही एक रोमांच रहता है। T20 फॉर्मेट में ये एक अलग ही दर्जे का जो है वो क्रिकेट चाहता है और इसमें जो है पल भर में जो है वो चौके और छक्कों की बरसात होती है। और खासतौर पर अगर हम लोग धर्मशाला स्टेडियम की बात करें तो ये पूरे देश भर में जो हाई एल्टीट्यूड का स्टेडियम माना जाता है और यहाँ पर तो बहुत ज्यादा चौके और छक्कों की बरसात होती है। गेंदबाजी के लिए भी माफिक है और जो बल्लेबाजी है उसके लिए भी बहुत माफिक माना जाता है। हाईएस्ट स्कोर अगर कहीं किसी स्टेडियम पर बनाया जा सकता है तो यही है, क्योंकि हम लोग अगर पूर्व के कुछ मैचों को देखें तो आईपीएल का मैच जो साल 2012 में जो है जब बेंगलुरु के साथ जो है पंजाब किंग्स का मैच हो रहा था तो उस वक्त देखिए इन्होंने 200 से ज्यादा का स्कोर जो वो खड़ा कर लिया था और शतक जो है उस वक्त एडम गिलक्रिस्ट ने उस वक्त मारा था इसी ग्राउंड में। तो ये अपने आप में ही ये ग्राउंड जो बहुत रोचक रहता है, सभी की निगाहें इस पर रहती है, चाहे वो खूबसूरती के लिहाज से देखें, चाहे हम लोग जो है वो यहाँ पर मौसम के लिहाज से देखें, तो हर लिहाज से जो है आज बिल्कुल विचित्र धर्मशाला का ये स्टेडियम पंजाब के लिए, पंजाब की टीम के लिए बहुत लकी रहा है। लकी बिल्कुल है। 9 मैच यहाँ पर खेले हैं पंजाब किंग्स की टीम ने यहाँ पर और उनमें से 5 मैच जो है इन लोगों ने जीते हैं और उसमें से 2 मैच जो है देखिए हम लोग एक संयोग मानकर चल रहे थे। 17 जो मई है, 17 मई को जो है इन्होंने 2 मैच खेले हैं और दोनों ही जीते हैं, 2012 में भी और 2011 में भी। तो ये जो है अपने आप में बहुत बड़ी बात है और आज भी 17 मई है संयोग से और आज देखना बड़ा दिलचस्प रहने वाला है कि क्या पंजाब किंग्स का ये जो तिलिस्म है 17 मई वाला ये फिर से बरकरार रहता है या टूट जाता है और आज पंजाब किंग्स जो क्या यहाँ पर गोल खिलाती है। हाँ, लेकिन जिस तरह से दिल्ली कैपिटल्स के साथ इनका पहले भी मुकाबला हो चुका है और उसमें करारी हार जो है वो दिल्ली कैपिटल्स को पंजाब किंग्स के हाथों मिली थी, लेकिन यहाँ पर जो है दिल्ली कैपिटल्स रिवाइव करने की कोशिश करेगी, रन रेट थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करेगी, भले ही वो प्ले ऑफ से बाहर हो चुकी हो, लेकिन फिर भी मुकाबला बड़ा रोचक रहने वाला है यहाँ पर। अबू बिल्कुल विचित्र, धर्मशाला में जब जब मुकाबला होता है तो सबकी नजर मौसम पर भी रहती है। मौसम क्या कुछ कह रहा है आज धर्मशाला का? देखिए अगर हम लोग ऑल ओवर देखें आपको तो 17 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच जो है वो इस क्रिकेट स्टेडियम में हो चुके हैं। उसमें से जो है वो 12 तो T20 हुए हैं, 4 जो है वो वनडे हुए हैं और 1 टेस्ट हुआ है। और इसमें अगर हम लोग देखें तो हमेशा से ही जब से ये अस्तित्व में आया साल 2003 से ये क्रिकेट स्टेडियम जो है तब से लेकर अब तक जो है यहाँ पर सबसे पहले एक ही काम करना पड़ता है मैच से पहले और वो काम है यहाँ पर जो इंद्र नाग देवता हैं जो कि बारिश के देवता माने जाते हैं, पहले उनकी शरण लेनी पड़ती है, वहां पर जाकर हवन यज्ञ करना पड़ता है, उनकी मानवती करनी पड़ती है, उनको निमंत्रण देना पड़ता है, उसके बाद जो वो मैच शुरू होता है। और बड़ी बात ये भी कही जाती है कि इंद्र नाग देवता को निमंत्रण देने के बाद जब वो वहां पर आते हैं जहाँ की कहीं भी तो हल्की सी बारिश वो जरूर लेकर आते हैं, हल्की सी बारिश होती है, डरने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, लेकिन जो मौसम के संकट की बात हम लोग कहें तो साल 2019 में T20 मैच भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका हुआ था, वो धुल गया था। साल 2020 में मार्च में जो ये वनडे मैच होना था भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में वो भी धुल गया था, तो उसके बाद बड़ा सवाल पैदा हो गया था। यानी विचित्र एक अच्छा मुकाबला आज पंजाब
पंजाब और दिल्ली के बीच में एक तरह से देखने को यहां पर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत हमारे साथ इस खबर पर अपडेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो चलिए यहां पर बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार 10 मिनट में फटाफट 50 खबरों पर नजर डालेंगे।